29 मार्च 2009 डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची। कराची का वो इलाका जिसे अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम का गढ़ माना जाता था। कहा जाता था कि यहां उसकी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 29 मार्च का दिन बाकी दिनों जैसा नहीं था। सूत्रों के मुताबिक कुछ अनमार्क्ड वैन अचानक इलाके में दाखिल हुई। उनमें से जो लोग उतरे वो न तो पुलिस थे, न ही किसी स्पेशल फोर्स के कमांडो। वो थे लियारी के लड़ाके, बेडोची पोशाक में, हाथों में AK-47 लिए, पूरी तैयारी के साथ। दिन दहाड़े उन्होंने डी कंपनी के नंबर 2 और दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरुल हक उर्फ नूरा को बीच सड़क से उठा लिया। उसे लियारी के एक सीक्रेट सेफ हाउस में ले जाया गया, जहां अगले 2 दिनों तक उसके साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गईं। 31 मार्च 2009 सुबह फज्र की अजान के आसपास एक गधा गाड़ी कराची के एक पॉश इलाके की तरफ बढ़ रही थी। वही इलाका जहां दाऊद इब्राहिम और कई बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन रहते थे। दाऊद के घर से करीब 300 मीटर दूर वो गाड़ी अचानक रुकती है और उसमें से कुछ सड़क पर फेंक दिया जाता है। लोग पास आते हैं, कपड़ा हटाते हैं और देखते ही सन्न रह जाते हैं। वो लाश थी नूरुल हक की। उसकी हालत देखकर साफ था कि उसे आसान मौत नहीं दी गई थी। उसके शरीर पर टॉर्चर के गहरे निशान थे और उसे 7 गोलियां मारी गई थीं। अंडरवर्ल्ड का वो बादशाह जिसके नाम से ही लोग कांपते थे, जिसकी इजाजत के बिना कराची में कुछ भी नहीं होता था, वो अपने ही भाई को नहीं बचा पाया। लियारी के एक छोटे से डॉन रहमान डकैत ने उसकी ताकत को खुली चुनौती दे दी थी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और उसी शहर का एक इलाका लियारी, एक ऐसा इलाका जहां गरीबी, गैंगवार और अपराध आम बात थी। यहीं से उभरा एक नाम जो डर का दूसरा नाम बन गया, रहमान डकैत। अब्दुल रहमान बलोच लियारी में जन्मा एक आम लड़का, लेकिन वक्त और हालात ने उसे ऐसा रास्ता दिखाया जिससे वापसी नामुमकिन थी। लियारी की गलियों में पला बढ़ा रहमान धीरे धीरे छोटे मोटे अपराधों से निकलकर एक बड़े गैंगस्टर के रूप में सामने आया। लोग उसे उसके असली नाम से कम और उसके खौफनाक नाम रहमान डकैत से ज्यादा जानते थे। उसका नाम सुनते ही लियारी में सन्नाटा छा जाता था। रहमान ने सिर्फ अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखा, बल्कि उसने अपनी एक अलग ताकत भी बनाई, पीपल्स अमन कमेटी, जो राजनीतिक रूप से पीपल्स पार्टी से जुड़ी हुई थी। इस संगठन के जरिए उसने अपने इलाके में एक अलग ही सत्ता कायम कर ली, लेकिन ये ताकत कानून के खिलाफ थी। रहमान डकैत पर 100 से ज्यादा गंभीर अपराधों के आरोप थे। डकैती, हत्या, हत्या की कोशिश, ड्रग्स की तस्करी, फिरौती के लिए अपहरण और अवैध हथियारों का कारोबार। ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं था जिसमें उसका नाम शामिल न हो। उसका नेटवर्क इतना मजबूत था कि पुलिस के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। लेकिन सरकार भी उसकी तलाश में थी। सिंध सरकार ने उसके सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। एक तरफ वो अपने इलाके में रॉबिन हुड जैसी छवि बनाने की कोशिश करता था, तो दूसरी तरफ उसके अपराधों की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रहमान डकैत सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक ऐसा नाम बन चुका था जो डर, सत्ता और अपराध की पूरी कहानी अपने अंदर समेटे हुए था। कराची का लियारी इलाका भीड़-भाड़, तंग गलियां और एक ऐसा माहौल जहां बचपन से ही इंसान या तो हालात से लड़ना सीखता है या फिर उन्हीं हालात का हिस्सा बन जाता है। यहीं इसी लियारी में साल 1975 में जन्म हुआ अब्दुल रहमान बलोच का, जिसे दुनिया बाद में रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। उसके पिता हाजी अबू दाद मोहम्मद, जिन्हें लोग दादल के नाम से जानते थे, एक ईरानी बलोच थे और उसकी मां खदीजा बीवी उसकी तीसरी पत्नी। हालांकि बाद में इकबाल बाबू डकैत नाम के एक शख्स ने यह दावा भी किया कि वही रहमान का असली पिता है। लेकिन रहमान की कहानी सिर्फ उसके जन्म से नहीं, बल्कि उस जगह से शुरू होती है जहां उसने आंखें खोली, लियारी। लियारी कराची का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका, जहां ज्यादातर लोग बलोच समुदाय से थे। साथ ही कच्ची गुजराती, सिंधी और उर्दू बोलने वाले मुहाजिर भी यहां रहते थे। लेकिन लियारी की पहचान सिर्फ इसकी आबादी नहीं थी, बल्कि यहां का अपराध जगत था। 1947 में पाकिस्तान बनने के कुछ ही समय बाद लियारी धीरे धीरे अपराध का गढ़ बनता चला गया। यहाँ गैंग वॉर, ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड एक आम हकीकत बन चुके थे। रहमान का परिवार भी इस दुनिया से अछूता नहीं था। उसके पिता दादल और उनके भाई शेर मोहम्मद उर्फ शेरू 1964 से ही छोटे मोटे अपराधों और ड्रग्स तस्करी में शामिल थे। लेकिन उस समय लियारी के अंडरवर्ल्ड में राज करता था एक खतरनाक नाम, काला नाग। उसका इतना दबदबा था कि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। दादल और शेरू भी उसके सामने टिक नहीं पाए।
लेकिन किस्मत ने करवट ली जब 1970 के दशक में एक पुलिस चेस के दौरान काला नाग की मौत हो गई। बताया जाता है कि भागते वक्त उसने एक इमारत से छलांग लगा दी और वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। अब लियारी के अंडरवर्ल्ड में कोई बड़ा नाम नहीं बचा था। दादल और शेरू ने फिर से अपने धंधे को शुरू किया और बिना किसी बड़े मुकाबले के धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। काला नाग की मौत के बाद कुछ समय तक लियारी में कोई बड़ा नाम नहीं बचा, लेकिन वक्त के साथ नए चेहरे सामने आए और जल्द ही पूरा अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बंट गया, हाजी लालू और बाबू डकैत के बीच। दोनों ने अपने अपने इलाकों पर कब्जा कर रखा था और आम लोगों से वफादारी के नाम पर डर और धमकी का खेल चलता था। इसी बीच एक और नाम सामने आया, अल्लाह बख्श उर्फ काला नाग 2, जो पहले कुख्यात काला नाग का बेटा था। वो बाबू डकैत के गैंग में शामिल हो गया और दोनों मिलकर हाजी लालू के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन 1991 में काला नाग 2 गिरफ्तार हो गया और वहीं से ये लड़ाई और खतरनाक मोड़ ले गई। 1980s के दशक में अफगान जिहाद के दौरान लियारी और कराची में अवैध हथियारों की बाढ़ आ गई। जो लोग पहले छोटे मोटे ड्रग्स बेचते थे, अब हथियारों से लैस होकर वसूली और रंगदारी करने लगे। इसी माहौल में रहमान ने हाजी लालू के गैंग को ज्वाइन किया। वो पहले से ही ड्रग्स बेचने लगा था और कहा जाता है कि महज 13 साल की उम्र में ही उसने किसी को चाकू मार दिया था। अब गैंग वॉर खुलकर शुरू हो चुकी थी। हाजी लालू और बाबू डकैत एक दूसरे को खत्म करने की साजिशें रच रहे थे। बाबू डकैत ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हनीफ बाजोला को हायर किया ताकि वो हाजी लालू को मार सके। वहीं हाजी लालू ने रहमान को ट्रेन किया ताकि वो बाबू डकैत का काम तमाम कर सके। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने रहमान को पूरी तरह बदल दिया। 18 सितंबर 1995 सिंध पुलिस के मुताबिक उसी दिन रहमान ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। स्थानीय खबरों के अनुसार यही उसका पहला मर्डर था। कहा जाता है कि यह गुस्से में लिया गया फैसला था। जब रहमान बाबू डकैत को मारने गया तो बाबू ने उसे बताया कि उसका उसकी मां के साथ संबंध था और वही उसका असली पिता है। ये बात सुनकर रहमान के अंदर कुछ टूट गया और उसने वो कदम उठा लिया जिसने उसे हमेशा के लिए अपराध की दुनिया में धकेल दिया। इधर गैंग वॉर और भी भयानक हो गई। बाबू डकैत ने इस लड़ाई में अपने 4 बेटों को खो दिया। 1996 में उसे लकवा मार गया और आखिरकार वो गिरफ्तार हो गया। उसी साल रहमान डकैत और यासिर अराफात, जो हाजी लालू का बेटा था, दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1997 में जब रहमान को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तभी वो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और यहीं से उसका असली आतंक शुरू हुआ। अब हाजी लालू का गैंग सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं रहा। इसने रंगदारी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराधों में कदम रख दिया। लेकिन लालच और धोखे ने इस गैंग को भी तोड़ दिया। गैंग के अंदर ही लोग एक दूसरे को धोखा देने लगे। एक बार खारादर के सलीम मेमन के अपहरण में मिली फिरौती से हाजी लालू ने रहमान को हिस्सा नहीं दिया और दूसरी तरफ रहमान का दोस्त फैज मोहम्मद उर्फ फैजू, जिसने रंगदारी देने से मना कर दिया, उसे हाजी लालू के बेटे अरशद पप्पू ने मार डाला। अब ये सिर्फ गैंग वॉर नहीं रही थी, ये बदले और विश्वासघात की लड़ाई बन चुकी थी। 2001 में जब हाजी लालू गिरफ्तार हुआ तो उसका गैंग पूरी तरह टूट गया। अब लियारी 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ रहमान डकैत का गैंग और दूसरी तरफ अरशद पप्पू का गैंग। इस बंटवारे के बाद रहमान ने अपनी ताकत तेजी से बढ़ाई। उसने लियारी से बाहर निकलकर मलीर और कोरंगी तक अपना दबदबा बना लिया। अब वो सिर्फ एक लोकल गैंगस्टर नहीं था, बल्कि पूरे कराची के अंडरवर्ल्ड में दूसरे बड़े गैंग्स, यहां तक कि MQM से जुड़े गैंग्स को भी चुनौती देने लगा था। लगभग 2008 के आसपास रहमान ने खुद को एक नए नाम से पेश करना शुरू किया, सरदार अब्दुल रहमान बलोच। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये उसकी पूरी रणनीति का हिस्सा था। अब वो सिर्फ डर के दम पर राज नहीं करना चाहता था, बल्कि राजनीति के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। इसी मकसद से उसने लियारी में एक संगठन बनाया, पीपल्स अमन कमेटी। बाहर से देखने पर यह कमेटी शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई थी, ताकि सालों से चल रही गैंग वॉर को खत्म किया जा सके और लियारी में अमन लाया जा सके। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये कमेटी रहमान के गैंग के लिए एक ढाल बन चुकी थी। इसके जरिए उसने अपने इलाकों पर और मजबूत पकड़ बनाई। रंगदारी वसूली और दूसरे अपराध अब और संगठित तरीके से होने लगे। रहमान ने खुद को उस समय की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP से जोड़ लिया। धीरे धीरे उसका प्रभाव सिर्फ लियारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कराची की लोकल राजनीति,
बिजनेस सर्कल्स और पीपीपी के राजनीतिक ढांचे तक फैल गया। लियारी में उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी थी कि बिना उसके नाम के कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। हालांकि पीपीपी की लीडरशिप ने हमेशा ये कहा कि उनका इस अमन कमेटी से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती थी। रहमान डकैत अब एक ऐसा चेहरा बन चुका था जो एक तरफ शांति रक्षक कहलाता था और दूसरी तरफ उसी शांति के पीछे अपराध का पूरा साम्राज्य चला रहा था। लेकिन ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चला। 2004 में सिंध पुलिस ने एक खास यूनिट बनाई, इंडस्ट्रियल क्राइम यूनिट, जिसका मकसद था लियारी के बढ़ते अपराध को खत्म करना। लेकिन ये यूनिट अपने मकसद में पूरी तरह फेल रही और 2005 में इसे बंद कर दिया गया। इसके बाद लियारी टास्क फोर्स बनाई गई, लेकिन हालात अब भी काबू से बाहर थे, क्योंकि सामने था रहमान डकैत। नवंबर 2008 आखिरकार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब रहमान डकैत को क्वेटा के जिना टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह गिरफ्तारी एक नए विवाद की शुरुआत बन गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर उसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और ये दिखाने की कोशिश करने लगे कि रहमान उनके लिए सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि एक मसीहा था। कुछ समय बाद रहमान पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और एक बार फिर वो आजाद था। अब पुलिस और रहमान दोनों आमने सामने थे और ये टकराव अपने आखिरी मोड़ की ओर बढ़ रहा था। 9 अगस्त 2009 की रात एसपी चौधरी असलम खान, जो अपने सख्त और बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाते थे, अपनी टीम के साथ रहमान डकैत के पीछे लगे हुए थे। उसी रात रहमान और उसके साथी अकील बलोच, औरंगजेब बाबा और नजीर बाला पुलिस के हाथ लग गए और फिर शुरू हुई एक खतरनाक मुठभेड़। रात के अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंज उठी और कुछ ही देर में ये मुठभेड़ खत्म हो गई। रहमान डकैत और उसके सभी साथी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हालांकि इस एनकाउंटर पर कई सवाल भी उठे। कई लोगों का मानना था कि ये असली मुठभेड़ नहीं बल्कि एक फर्जी एनकाउंटर था। लेकिन सच क्या था, ये आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। रहमान डकैत, जो कभी लियारी का सबसे बड़ा डर था, अब एक कहानी बन चुका था। लेकिन उसकी मौत के बाद लियारी में हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल हुए और यही सबसे चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि जिन लोगों के लिए वो एक अपराधी था, वहीं लियारी के कई लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। एक ऐसा इंसान जो अपने अपराधों से कमाया पैसा गरीबों में बांटता था। रहमान की मौत के बाद इस पीपल्स अमन कमेटी की कमान उसके रिश्तेदार उजैर बलोच ने संभाली और उसने इस संगठन को और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया, राजनीति में भी और अपराध की दुनिया में भी। रहमान डकैत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके जाने के बाद भी उसका बनाया हुआ सिस्टम लियारी में उसी तरह चलता रहा जैसे कुछ बदला ही ना हो।